नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। पंजाब इकाई में पहले अमरिंदर सिंह और अब नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के नेतृत्व को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। पंजाब की बात करें तो कनेक्शन काटने के मुद्दे पर पंजाब में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी भी छाई हुई है और दूसरी ओर पंजाब के दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कई बड़ी घोषणाएं भी की है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पंजाब में भी दिल्ली की तर्ज पर सबको मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान भी वक्त आने पर करेगी। अब ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस ने तो जातिगत समीकरण पर पहले ही दलित नेता को मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन फिर भी पंजाब में कांग्रेस में कलह उसके बाद मच चुका है। अब ऐसे में भाजपा की क्या रहेगी स्ट्रेटेजी, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है और यही हमारा आज का मुद्दा है कि पंजाब में तो चुनावी रंग काफी ज्यादा ही दिखाई दे रहा है और इसी बात पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन हमारे साथ जुड़ चुकी है, भाजपा की ओर से सावन पंड्या हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। राजेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या लगता है सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू की बात में आता है कांग्रेस हाईकमान और कैप्टन अमरिंदर को सॉरी कह देता है और उसके बाद फिर से सिद्धू को लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो कहेंगे वो पार्टी मान ही लेगी या पार्टी की कोई मजबूरी है कि उन्हें उनकी बात माननी पड़ेगी और इसी में वो जो अपना अध्यक्ष स्थान है उससे इस्तीफा देते हैं और उसके बाद विवाद जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नवजोत सिंह सिद्धू का जो व्यक्तित्व है उसके व्यक्तित्व पर आप नजर डालो और उनकी कार्यशैली को आप अगर टटोलो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये दो सिरे से चलने वाली तोप है जो कभी दुश्मन के ऊपर भी गिरती है और बहुत सी बार अपने दल को भी वो नुकसान कर देती है। उनका जो विम्सिकल माइंड है, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता वाले निर्णय करने की उनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता का परिणाम आज कांग्रेस पंजाब में भुगत रही है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते या पार्टी को ऐसा लगे कि ये चेहरे के साथ अगर हम चुनाव में जाते हैं तो हो सकता है कि पार्टी को नुकसान होगा, तो नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए। ये किसी भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसका जो हाई कमांड है उसका वो आकलन करना और उसके आधार पर उसमें परिवर्तन करना वो उनका एकाधिकार है। लेकिन वो करते करते आप ऐसी स्थिति में आ जाओ कि एक बार एक चीज करने के बाद जो चीज जिसके कहने पर या जिसके दबाव पर की गई है वही उल्टी पड़ जाए। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आप डायलॉग करके उनकी जो बनाई हुई लाइन है उस लाइन पर चलकर पंजाब के अंदर एक बार परिवर्तन कर देते हो, आप कैप्टन अमरिंदर को बाहर कर देते हो, उसके बाद खुद अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है और वही शिकायत के साथ इस्तीफा देता है जिस शिकायत के साथ उन्होंने जो मुख्यमंत्री थे उनमें बदलाव किया है। तो उसको पार्टी जो हाई कमांड है उसके लिए वो एम्बेरसिंग पोजीशन हो जाती है। अभी आज की जो स्थिति है उस स्थिति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग के बाद कुछ सुलह करने की या थोड़े से मुद्दे पर एक साथ आने की बात या संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव तक ये चले, लेकिन एक बार चादर फट जाने के को आप सिलते ये करते हो तो उनका जो पोत है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। प्रजा के अंदर जो चुनाव के पहले पहले जो छवि आज उभर कर आई है उस छवि ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान किया है। वरना किसान आंदोलन के चलते पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो पंजाब में उसका वजूद ही नहीं है। वो पहले भी अकाली दल के साथ उनके साथ ही चल रही थी और अकाली दल के से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है वो हम जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुश उस तरह से हो सकती है कि कांग्रेस के हाथ में जो गिने चुने स्टेट है उसमें से एक स्टेट है वो भी चला जाए तो उनका जो वो कांग्रेस जो मेन नेशनल पार्टी है, पूरे देश में दो ही नेशनल पार्टी मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दोनों दल
हर स्टेट के अंदर अपने एजेंडा के साथ अपने प्रत्याशी रख पाते हैं। बाकी बहुत सी रजिस्टर्ड पार्टी है नेशनल, लेकिन उनका जो दर्जा है वो प्रादेशिक पार्टी के तौर पर, तो जो नेशनल पार्टी है उसको राष्ट्रीय पॉलिटिक्स तक बहुत सत्ता पे काबिज रहा जा सकता है। ये जो स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कहीं ना कहीं उनको लाभ होता दिखता है पंजाब में, अगर कांग्रेस खत्म होती है या हार जाती है तो। बाकी सत्ता में आने के दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी को सपने देखने की वहां पर जरूरत नहीं है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी अमित शाह के साथ आज मुलाकात हुई है, नहीं ऐसा नहीं है। आज से आप देखो कि 5 महीने पहले वो किसानों के मुद्दे के बहाने अमित शाह से मिले ही थे, लेकिन कैप्टन भी भारतीय जनता पार्टी में जाने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी पता है। आज किसान आंदोलन के चलते हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जो स्थिति बनी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता रास्ते पर नहीं उतर आए, ऐसी स्थिति है। वो उनको पब्लिक के बीच में जाना हो तो भी दिक्कत आती है, ऐसा वहां पर आक्रोश है लोगों का। तो उस आक्रोश के चलते अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामते हैं तो उनका खुद का भी नुकसान होगा। तो स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि उनका अलग से कोई पार्टी बनाए या अलग से किसी के साथ जुड़कर जितना नुकसान कांग्रेस को हो सके ये आने वाले चुनाव में, वो करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। उसमें जितना भी बैकडोर से उनको सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या और कुछ चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सबसे बड़ी बात जो है, जो आपने बताया कि ये होने के बाद कांग्रेस हाईकमांड पर क्वेश्चन मार्क होने लगे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क आज से नहीं शुरू हुए। ये क्वेश्चन मार्क उनके अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने जब से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि आप नया अध्यक्ष चुन लो, वहां से लेकर आज तक इतनी बड़ी पार्टी अपना एक सेनापति, पार्टी का एक सेनापति अभी तक तय नहीं कर पाया। जिसको भी बना है, वो प्रियंका गांधी को बनाना है, राहुल गांधी को फिर से बरकरार रखना है उनके अध्यक्ष पद पर, या किसी तीसरे को ले आना है। जो भी करना है वो पार्टी को बचाने के लिए या पार्टी की स्ट्रेटेजी, कपिल सिब्बल साहब ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। उन्होंने जो कहा कि कौन निर्णय कौन ले रहा है और किस आधार पर ले रहा है, क्योंकि अगर आपके पास कोई संगठन ही नहीं है कोई उसके, तो किससे बात हो रही है, किससे सलाह मशवरा हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। और ये स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वहां भी है, गुजरात में भी है। आप अगर उनको ऑफ द रिकॉर्ड, मैं कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड पूछता रहता हूं कि ये स्थिति, तो वो लोग उसमें अपना जो मजबूरी है वो व्यक्त करते हुए कहते हैं आपकी बात सही है, ये हो जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम भी चाहते हैं कि ये हो जाना चाहिए। क्योंकि ये बार बार जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का सामना किसको करना पड़ता है, उनके प्रवक्ताओं को करना पड़ता है, उनके कार्यकर्ताओं को रास्ते पर करना पड़ता है। कहीं पर भी विमर्श होता है तो बोलते हैं कि आपके में इतनी अनिर्णायकता क्यों है आपके नेतृत्व के चलते। तो ये सारी स्थिति है और उससे एक जो परसेप्शन बनता है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा परिवर्तन गुजरात के अंदर कर दिया, बहुत स्मूथली हो गया। जो भी होगा जिस तरह से किया, डिक्टेटरशाही उसे आप बोलो, उसको तानाशाही बोलो, या किसी दो आदमी का कब्जा पार्टी पर समझो, जो भी आप बात करो, लेकिन जो भी हुआ, जो परिवर्तन हुआ वो स्मूथली ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद में कहीं पर हम इंतजार कर रहे थे, हम राजनीतिक पंडित के चलते हमको ऐसा लगता है कि कहीं से कुछ मिले तो उसमें हम चर्चा करें, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। तो ये जो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसको भी लोकतांत्रिक रूप से हम उसकी भी आलोचना कई बार करते हैं, लेकिन साथ साथ जो नियंत्रण होना चाहिए नेतृत्व का, वो किसी भी हो, वो हमारी संस्थाएं हो, हमारा परिवार हो या राजनीतिक दल हो, सभी जगह पर जो लीडर है वो लीडरशिप का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका लायकात होनी चाहिए वही होनी चाहिए कि जो उनकी टीम है या उनका जो मजबा है उसको एकत्रित रखे और उसको नियंत्रित रखे। ये दोनों में कांग्रेस कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। सावंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। पंजाब की अगर बात करें, चलो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने अपने जो दिल्ली दौरे थे उसके बाद ये बयान दे दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे,
कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अमित शाह से मिलने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल नहीं होते हैं तो फिर भी क्या कांग्रेस को तोड़ने के लिए बीजेपी का सपोर्ट कैप्टन को रहेगा? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन में जाती है तो अपने जो कार्यकर्ताओं की फौज है पूरी, वो कार्यकर्ताओं की फौज और प्रजा का जो विश्वास रहता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन में जाती है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये चीज को मैं ऐसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर रहता है वो इलेक्शन के किसी भी जो कोई भी चुनाव हो, या चाहे स्टेट का चुनाव हो, चाहे सेंटर का चुनाव हो, कोई भी स्टेट हो, तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। दूसरी बात यह है कि जो अभी जो अप डाउन हो रहा है, तो कांग्रेस में तो बात कांग्रेस की है, तो अब कांग्रेस क्या कर रही है आप देखिए। अब उनका नेतृत्व भी कहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन प्रमुख है, कौन कभी सीएम को पता नहीं होता है कि रिजाइन दे दिया है प्रेसिडेंट ने। तो आप वो सब देख लीजिए, तो जो देखिए तो आप उलट पलट हो रहा है सब। अब उसके अंदर जो जहां पर जो जनता है वो कहाँ है वो पता नहीं है, जनता के काम कहाँ है वो पता नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। तो एक भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है, एक विचारधारा है, एक लीगेसी है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है, हमारी जो विचारधारा है, वो लेके पब्लिक के बीच में जाते हैं और वहां से उनको पब्लिक को हमारा जो एजेंडा भी होता है वो क्लियर होता है, विचारधारा भी। तो पब्लिक की सेवा के लिए हम सीधे पब्लिक के बीच में जाते हैं। यानी कि पंजाब में मतलब लोगों के बीच नजर आएगी भाजपा, नहीं कि कैप्टन का सहारा लिया जाएगा। ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये भी देखा गया कि पंजाब में जो भी कलह मचा उसके बाद जो G23 जो समूह कहा जाता है, जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता है, जैसे गुलाब नबी की हम बात कर ले या कपिल सिब्बल की बात कर ले, उन्होंने आज ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो G23 है वो जी हजूर 23 नहीं है। यानी कहीं ना कहीं अब उन्हें लगता है कि पार्टी को बचाने के लिए अब नेतृत्व से भी भीड़ जाना पड़े तो अब ये करना पड़ेगा। जी जल्पा, सही समझाए आपने, क्योंकि ये सारे बहुत वरिष्ठ नेता है और उन्होंने सारी जिंदगी अपनी और सारा समय, एफर्ट, शक्ति सब कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगाया। अब जब इतने सालों बाद बिल्कुल उसे डूबता हुआ देख रहे हैं तो कोई भी इंसान नहीं देख सकता उस चीज को डूबते हुए जो उसने बहुत मेहनत से बनाया हो, वो चाहे कोई भी हो। अब रही बात पक्ष की कप्तानी की, तो देखिए एक बात है, डूबते जहाज का कप्तान कोई नहीं बनना चाहता। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में ये अनिर्णित इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि जैसे पहले भी हुआ था कि जहाँ पे कांग्रेस की हार होती है तो वहाँ पे सीधा, जैसे उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थे, उनके सिर पे ठीकरा फोड़ दिया जाता था। भाजपा के द्वारा चलते जोर जोर से शोर मचाया जाता था कि नैया को डुबाने के लिए राहुल गांधी काफ़ी है। और उन्होंने यूपी इलेक्शंस में और दूसरे बिहार वगैरह में भी बहुत मेहनत की थी। जीते नहीं वो अलग बात है, लेकिन हालांकि उन्होंने मेहनत की थी। लेकिन जब जीत का सेहरा नहीं बंधा और हार का ठीकरा फूटा उनके सिर पे, तो अब जाहिर है, और ये भी वैसे भी प्रॉक्सी गवर्नेंस की स्टाइल रही है सोनिया गांधी की। जैसे वो मनमोहन सिंह के वक्त भी वही चल रहा था कि सरकार वहीं से चलती थी 10 जनपद से। होता ये है कि एक तरफ उनको बलिदान करने का सेहरा मिल जाता है, इनाम तमगा मिल जाता है उनको, मेडल। और होता यह है कि जब कुछ ऐसे निर्णय हो जिसपे लोगों में विरोध हो तो फिर वो उनको भुगतने ना पड़े, फिर वो मनमोहन सिंह भुगतेंगे। यही चीज अभी पक्ष के गवर्नेंस में हो रही है, पक्ष के शासन में हो रही है। जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने वो जैसे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ हम लोग तो उठा सकते हैं आवाज, आप भाजपा में तो बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन आवाज उठाना एक बात होती है, लेकिन आप उसको कितना सुनते हो और उस पर कितना अमल करते हो ये अलग बात हो जाती है। और इस मामले में कहूंगी तो तानाशाही तो दोनों पक्षों के हाईकमांड की बराबर की है, इसमें हम किसी को प्लस माइनस नहीं दे सकते।
अब रही बात अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मिलने की, तो इसकी दो वजह है। देखिए, अमरिंदर सिंह ने तो पहले भी इस इलेक्शन की शुरुआत में कह दिया था 5 साल पहले ही कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन है। तो जाहिर है अभी वो जो कुछ हल्ला मचा रहे हैं उसके पीछे उनकी सत्ता की तो लालसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो खड़े ही नहीं रहने वाले थे, रिटायरमेंट ले रहे थे। अभी कहीं ना कहीं सिद्धू और कैप्टन में जो टकराव हुआ है वो पर्सनल ईगो कहीं पर है, क्योंकि हम जानते हैं पहले दोनों अपोजिट पक्ष में थे, सिद्धू भाजपा में थे और कैप्टन, तब वो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप किया करते थे। दूसरी जो चीज कैप्टन को पसंद नहीं थी वो ये कि भाई वो पाकिस्तान गए थे, और इमरान खान तो चलो उनके क्रिकेट की वजह से दोस्त है, लेकिन उनको बाजवा से गले मिलने की कहाँ जरूरत थी। तो वो कहीं ना कहीं ये गलती कर बैठे हैं। तो सिद्धू, अरे कैप्टन उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और परिस्थिति आप इस तरह से समझिए कि सिद्धू जब कांग्रेस में आए तब उनसे ये सहन नहीं हो रहा था कि अकाली दल जो शासन में 10 साल रह चुका है, और कहते हैं कि ड्रग के कारोबार में वो उसके नेता पूरी तरह से लिप्त थे, उनको वो सजा दिलाना चाहते थे। लेकिन जैसे कैप्टन की रिश्तेदारी भी है, दोस्ती भी है ये बादल परिवार और अकाली दल के नेताओं से, तो उन्होंने वो क्लीन चिट दिलवा दी। अब यहाँ से टकराव एक ही पक्ष में होने की वजह से भी शुरू हुआ, क्योंकि दोनों के पर्सनल ईगो एक दूसरे से टकरा रहे थे। और कांग्रेस की यही दिक्कत है कि हर जगह गुटबाजी हो जाती है, और भाजपा को चाहे कुछ भी कहो, लेकिन एक शिस्त रहती है कि भले उनको तानाशाह का उपमान, लेकिन वो जो एक शिस्त होती है जो परिवार को बांधे रखती है कि आप भले सम्मत नहीं हो, लेकिन कम से कम दुनिया के बीच में जाके तमाशा नहीं करना है। आप अंदर अंदर भले एक दूसरे को बता दो, लेकिन दुनिया के सामने ये तमाशा नहीं करना है। कांग्रेस वहां कहीं चूक जाती है, और यही वजह है कि आज हम ये सारी ड्रामेबाजी देख रहे हैं। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर सुनील जाखड़ जो है उनका एक ट्वीट भी आता है जिसमें वो बहुत स्पष्ट तौर पर लिख देते हैं कि अब बस बहुत हुआ, मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश जो है वो खत्म की जानी चाहिए। एजी या डीजीपी नियुक्ति पर सवाल खड़े करने का मतलब है कि सीएम पर सवाल खड़े हुए, मतलब सीएम पर सवाल खड़ा करना। यह वक्त है कि हर तरह की जो शंकाएं है वो दूर होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं कहा तो पहले से ही ये जा रहा था कि सिद्धू को ऐसा था कि मैं संगठन तो चलाऊं लेकिन साथ ही सरकार भी मैं ही चलाऊं, यानी जो भी नियुक्ति हो उसमें मेरी राय पूछी जाए या मैं जिस पर दिखाऊं उंगली रखूं उसे वहां पर नियुक्त किया जाए। शायद ये मुद्दा था जिसकी वजह से ही वो नाराज हो चले थे चन्नी से। एक्चुअली होना ये चाहिए कि जो संगठन का अध्यक्ष है वो संगठन चलाए और जो सरकार का मुखिया है वो सरकार चलाए, लेकिन ये होता नहीं है। आज भी कैप्टन साहब मिलने किसे जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन अध्यक्ष को मिलने नहीं जाते। किसी स्टेट में जब क्राइसिस होती है तो आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन अध्यक्ष को बाद में देखेंगे, अमित शाह जी को पहले देखेंगे। जब गुजरात के अंदर भी परिवर्तन की बात थी तो उसके अंदर भी नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने जितना हस्तक्षेप किया है उतना संगठन अध्यक्ष का हस्तक्षेप नहीं था। तो ये जो चीज है वो चीज दोनों पार्टी में, जैसे ज्योतिबेन ने कहा, दोनों पार्टी में बराबर चल रही है। और जो आपने G23 की बात की वहां पर मैं थोड़ा डिफर करता हूं। G23 के जितने भी नेता है, आप 23 से 23 नेताओं के नाम देख लीजिए, ये 10 जनपद पर आज तक अपना माथा टेकते थे। उनके जिंदगी के अंदर जो भी वो बने हुए हैं, उनका जो भी अभी कद बढ़ा है वो सारा कद 10 जनपद की कृपा से ही बढ़ा है। कपिल सिब्बल साहब चुनाव कभी जीत नहीं पाए, यानी कि वो लोक नेता कभी नहीं बन पाए, जैसे कि अरुण जेटली नहीं बन पाए थे भारतीय जनता पार्टी में। वो भी बैकडोर से आते थे और कपिल सिब्बल भी बैकडोर से आते थे। उनको अगर राज्यसभा में नहीं भेजती बार बार कांग्रेस तो कपिल सिब्बल साहब कपिल सिब्बल नहीं बन सकते। किसी भी संस्था के अंदर आप रहते हुए आपने दिया है संस्था को, अपनी जो भी स्किल है वो आपने दी होगी, आपने जो भी समय है वो दिया होगा, आपका समर्पण रहा होगा। लेकिन जब वो संस्था कमजोर होती है, वो संस्था आपको लगता है कि ये डूबता हुआ जहाज है, तो डूबते हुए जहाज से सबसे पहले कूदते हैं वो चूहे कूदते हैं।
जो उसका नाविक होता है, जो साहसी आदमी होता है, वो साहसी आदमी उसमें से कूदता नहीं और आरोप प्रत्यारोप की उसमें नहीं पड़ता। वो बचाने की कोशिश करता है कि जहाज को कैसे बचाया जाए। आज वो कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, लेकिन बोलने वाले ये लोग, आप पिछले 10 साल के चुनाव देख लीजिए, शशि थरूर हो, गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल साहब हो, एके एंटोनी साहब हो, कोई भी हो, किसी भी मंच पे आप उसको देखते नहीं। किसी ने जो सरकारी प्रताड़नाएं होती हैं, या इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जो चिदंबरम साहब ने, जो राहुल गांधी ने, जो सोनिया गांधी ने, जो रॉबर्ट वाड्रा, ये सब झेल रहे हैं उनका परिवार, ऐसा कुछ झेला नहीं है। यानी कि संघर्ष का जब वक्त आता है, तो राहुल गांधी ने जब चुनाव हारे तब कहा था जो बात, वो बात मैं यहां दोहराता हूं। उन्होंने कहा था, ऐसा लगा मुझे कि ये पूरा चुनाव सिर्फ मैं लड़ रहा हूं, यानी कि मेरे सिवा कुछ नहीं था। यानी कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मुखर होके, नरेंद्र मोदी साहब पर मुखर होके हमला कर रहा था, तब मेरे साथ कौन दे रहा था। और यही बात जो है, ये G23 के नेताओं को खली, और आज तक उन्होंने जो पाया है, अपने वृद्धत्व के पर चले गए हैं। अब ये राजनीति के अंदर उनको ये देखना चाहिए कि उनका जो आशियाना है, जिस आशियाने में वो पले बढ़े, उतना कद बढ़ा, उस आशियाने को बचाने के लिए जो भी युवा नेतृत्व है, जो भी निर्णय करने वाले हो, उनकी गलती भी हो सकती है, अगर वो गलत भी हो सकते हैं, तो घर के अंदर बैठकर उस गलती को कैसे ठीक की जाए, वो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज आप यहां पर इकट्ठे होकर कोई बात कर रहे हो, दूसरी जगह जाके बात कर रहे हो। और जब बात आती है, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है, यानी शिस्त और साहस दोनों में अंतर होता है। अडवाणी जी ये साहस नहीं कर पाए कि मुझे कोने में बिठाकर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर मेरी नाराजगी होते हुए प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ने खुद को जाहिर करवा दिया। वो आज तक मुखरता से नहीं बोल पाए। केशुभाई पटेल ये बात कह पाए, मुरली मनोहर जोशी ये बात कह पाए, शत्रुघ्न सिन्हा ये बात कह पाए, यशवंत सिन्हा ये बात कर पाए, अरुण शौरी ये बात कर पाए। यानी मेरे परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं और मिलकत की बराबर में बराबरी से नहीं देता, और किसी एक को अन्याय करता हूं तो मेरा बेटा भी अदालत में चला जाता है, तो वो गैर शिष्ट नहीं है। अधिकार के लिए उसका साहस है, और उस साहस को सभी हाईकमांड को सुनना चाहिए कि जो बात कर रहा है, ये सच बात कर रहा है, और ये बात जो है हमको सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं जो मुखिया होता है उसकी भी गलती हो जाती है, और जो बात कहने वाले लोग हैं उनसे भी गलती हो जाती है। और राजनीति जो है वो आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों, मेरी पार्टी को बचाने की, ये सब बात जो है वो अभी पुस्तकों में ही रह गई है। ये सारा जो खेल है वो सत्ता का खेल है, यानी कि कहीं ना कहीं पद का खेल है। जब तक पद भुगत लिया तब तक सब ठीक था। कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बने रहे, 81 ईयर्स हो गए उनको, उनने राजनीति भुगत ली, 51 साल तक वो उनका दबदबा रहा पंजाब में। अगर आज छोड़ना भी पड़ा तो क्या दिक्कत है? जो पार्टी ने इतना कुछ दिया हुआ है, वो पार्टी ने अगर निर्णय किया है कि आप सत्ता से उतर, नितिन भाई यहां पर मुख्यमंत्री के दावेदार 2 बार रहे, और नितिन भाई को बोल दिया गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं है, और किसी दूसरे को लाके बिठा दिया, तो नितिन भाई उतर गए ना, क्योंकि उन्होंने 25 साल तक सारे पद भुगत लिए थे। तो ये जो है वो हर एक व्यक्ति के अंदर भी होना चाहिए, और जब व्यक्ति के अंदर ये छोड़ने की भावना नहीं होती, तब कहीं ना कहीं वो सत्ता के साथ बने रहने का जो उनका जो आदत पड़ जाती है, वो आदत कहीं ना कहीं उनको खलती है, और वो जो बात है वो विद्रोह के रूप में बात आती है। तो आपका जो विद्रोह है वो कितना व्यक्तिगत है और कितना संस्थागत है, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरी बात हम जो कर रहे हैं कि राजनीति जो है, वो राजनीति में हम बहुत आदर्श की बात कर रहे हैं कि जैसे भी हो सारे लोग शिस्त में रहे, संगठन में रहे, जन सेवा की बात होती है कि लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन जब सेवा करने का वक्त आता है, जो स्थिति क्या होती है वो हमने कोरोना काल के अंदर देखी है, देख ली। वो एक सरकार की बात नहीं है, सारी सरकारों की बात है। जब नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं है, जो नागरिक चाहता है सरकार से, सरकार उनके लिए माई बाप है। अगर किसानों को भी कोई तकलीफ होती है तो उनकी पहली नजर आसमान पे होती है और दूसरी नजर उन सरकार के पास होती है। अगर आसमान से बारिश नहीं गिरती तो वो आशा करता है कि सरकार हमको कोई मदद करेगा। कोई आदमी अगर बीमार है
और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो आशा करता है कि मैं जो टैक्स दे रहा हूं, मैं जो मत दे रहा हूं, मेरा जो नागरिक अधिकार है, वो अधिकार किसी को सौंप रहा हूं 5 साल के लिए, तो वो अधिकार के बदले में मुझे जो मूलभूत मिलनी चाहिए, जो मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त आरोग्य मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो ये सब नागरिक का अधिकार है। वो अगर मांगने के लिए भी हमको लड़ना पड़े, वो मांगने के लिए भी हमको जद्दोजहद करनी पड़े, तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, वो सिस्टम पर लोगों का दबाव जो होना चाहिए वो नहीं रहा। पहले क्या होता था, आप भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक की सफर देखो भारतीय जनता पार्टी की, बहुत सा चेंज आपको संगठनात्मक रूप से देखने को मिलेगा। इसी तरह के संस्था कांग्रेस से लेकर इंदिरा कांग्रेस तक आप देखो, तो उसमें भी आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। जिस तरह से बलराज मधोक से लेकर दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मुरली मनोहर जोशी आए, आरिफ बेग साहब आए, सिकंदर बख्श साहब आए, उन लोगों का जो काम करने का तरीका था, कार्यकर्ताओं के साथ में संपर्क का जो उनका तरीका था, वो आज कहीं ना कहीं नहीं है। तो आज जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चल रही है, और उनके पार्टी के जो अध्यक्ष है वो सीईओ बन के पार्टी को चला रहे हैं। और इससे जमीनी जो चीजें हैं, वो उनके कार्यकर्ता की भी दिक्कत हो या प्रजा की भी दिक्कत हो, वो दोनों से कहीं ना कहीं अंतर हो गया हो। ये अंतर जो राजनीति के अंदर हुआ है, उससे जो नागरिक परेशान हो रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, नेतृत्व का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारी जो निजी जरूरियातें हैं, हमारी जो निजी जिंदगी है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। सावंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। पंजाब की बात करें तो कांग्रेस में तो आंतरिक जो कलह है वो तो चल ही रहा है, और इससे पहले भी सिद्धू की अगर बात करें तो वो खुद ही कैप्टन अमरिंदर की शासन में क्या भ्रष्टाचार है या कौन से काम नहीं हुए हैं या जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, ये तो चिक चिक के बयान जो सिद्धू ने ही कर दिया था कि वहां पर पंजाब में लोग जो है वो खुश नहीं है कांग्रेस की सरकार से। अब आगे भाजपा की बात करें, आने वाले चुनाव के लिए उनके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, भाजपा का सबसे पहला मुद्दा होता है विकास का मुद्दा। तो भाजपा विकास का मुद्दा जो है वो लेके प्रजा के बीच में जाती है। भाजपा का मुद्दा होता है राष्ट्रवाद का मुद्दा। भाजपा का मुद्दा है जो जनता होती है उसको कहाँ परेशानी है, वो जनता की परेशानी को कम किया जाए। भाजपा का मुद्दा है जनता को क्या चाहिए। भाजपा का मुद्दा है जो बेसिक एमिनिटीज है, जो फैसिलिटीज पब्लिक को चाहिए वो देना है। ओवरऑल मिला के भाजपा विकास के कार्यों को लेकर विकास का एक एजेंडा बनाती है, और वो विकास के एजेंडे के साथ पब्लिक के बीच में जाती है। और भाजपा पब्लिक के बीच में जाती है, पब्लिक को बोलती है कि हमारा ये एजेंडा है, हमारा हमारा जो स्लोगन भी है सबका साथ सबका विकास, वो हिसाब से सीधे सीधे भाजपा पब्लिक से वोट मांगती है। यानी बात अभी भी विकास की होगी या फिर कुछ स्थानिक मुद्दे भी उठाए जाएंगे पंजाब में? स्थानिक, अब देखिए स्थानिक मुद्दों की अब हम अगर बात कर ले, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है, जैसे कि वाटर सप्लाई का मुद्दा है, तो ये सब स्थानिक, जैसे कि और भी कई छोटे बड़े होते हैं कि भाई व्यापारियों का कोई मुद्दा होता है, किसानों का कोई डिमांड होता है, मुद्दा है। तो ओवरऑल जो डिमांड्स होती है, ओवरऑल जहाँ पे तकलीफ होती है, ओवरऑल जहाँ पे किसी कोई एक वर्ग को कोई तकलीफ है, तो वो सबका वो सुनना है, वो सबको जस्टिफाई करना है। तो भाजपा ओवरऑल आप देखेंगे तो सब सब एट द एंड सब डेवलपमेंट की बात ही होती है। तो विकास के मुद्दे के साथ ही भाजपा जाएगी। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी ज्योति जी। अगर बात करें पंजाब की तो वहां पर आम आदमी पार्टी है, उसका भी प्रचार करने के लिए खुद केजरीवाल गए थे। उन्होंने वहां पर कई घोषणाएं भी की। उन्होंने ये भी कहा कि मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में है उस तरीके की हम पंजाब में भी खोलेंगे। उन्होंने मुफ्त जो बिजली है उसके बारे में भी चर्चा की। क्या लगता है केजरीवाल का ये जो फॉर्मूला है वो पंजाब में काम आएगा? जल्पा, पहले तो मैं ये राजेश भाई की एक बात को जवाब देना चाहूँगी। जैसे उन्होंने कहा कि जब सत्ता से किसी को हटाया जाता है, तो जैसे भाजपा में नितिन भाई पटेल को हटा दिया, वो चुपचाप हट गए और कैप्टन हल्ला मचा रहे। लेकिन दो परिस्थितियों में फ़र्क है। विजय रूपाणी जी को विदाई करना था, वो ऊपर से पहले से तय हो चुका था, लेकिन पहले उनका गुणगान किया गया, जाहिरात बहुत सारी विज्ञापन दिए गए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं।
अब इतने अच्छे निर्णय थे और इतने अच्छे काम कर रहे थे, तो फिर एकदम से हटाने की कहाँ जरूरत थी। लेकिन ये उनको अच्छे से विदाई देने का तरीका था। जबकि अमरिंदर सिंह ने मतलब इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनको पता चला था कि उनकी जानकारी के बगैर एमएलएस की मीटिंग बुलाई गई थी। ये अपमानजनक बात थी। और वो भी इलेक्शन, अच्छा अभी भाजपा गुजरात में इलेक्शन में 1.25 साल बाकी है, तो आप चेहरा बदल के चलो गुडविल खड़ी कर सकते हो। वैसे जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो 1.25 साल में आगे का सब भूल जाएगी, ये भी भाजपा की गलतफहमी है। लेकिन चलो फिर भी 1.25 साल है नई सरकार को कुछ कर दिखाने के लिए। जबकि पंजाब में तो सिर्फ 3 महीने बाकी थे, तो इसमें तो कोई ना कुछ काम कर सकता है ना कुछ, तो अब 3 महीने के लिए इज्जत संभालने के लिए ही चला लेते, या फिर अंदर से उनको पहले विश्वास में लेने की जरूरत थी। तो उनको कम से कम ये अपमानजनक नहीं लगता। और इसीलिए मैं कब से कह रही हूँ कि ये पर्सनल ईगो का टकराव है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। अब जी मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ कि आपके क्या चांसेस हैं। तो देखिए, भाजपा तो किसी तरह से आ नहीं सकती, क्योंकि जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है और उसको केंद्र की भाजपा सरकार कंटिन्यूस नजरअंदाज कर रही है, तो उसके चलते वहां पे उनका वोट बैंक क्रिएट होना मुश्किल है। और वो तो अच्छा, दूसरी बात, अकाली दल के उनके भी वो ड्रग कनेक्शन वगैरह से और 10 साल की जो इनकी इनकम्बेंसी थी, इसी वजह से इतनी मेजोरिटी में कांग्रेस आई थी। इसलिए ये दोनों की तो अभी वापसी संभव नहीं है। अब रही बात कांग्रेस की, तो वो जनता देख रही है, क्योंकि मैंने नोट किया है 5 साल में कोई खास उपलब्धि नहीं हुई है कि पंजाब की शक्ल ही बदल जाए। ऊपर से बाकी था तो वो उन्होंने रिश्तेदारी और दोस्ती में जो कसूरवार थे उनको भी क्लीन चिट दिलवा दी। तो जनता ये सारे तमाशे भी देख रही है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस को भी माफ करेगी जनता। तो आपका थोड़ा बेस है दिल्ली के बाद पंजाब में, तो शायद इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सीटें बढ़ जाएगी। अब सरकार कौन बनाएगा वो तो पता नहीं, हो सकता है शायद त्रिशंकु सरकार भी बन जाए। लेकिन हाँ, ये बात तय लग रही है, क्योंकि सरकार अब क्या है, जनता जनरली ये करती है कि वो आजमाना चाहती है कि चलो अब किसी नए को आजमाया जाए। तो इसमें अभी ये तीनों पार्टियां जो हाल मौजूदा हैं वो उसमें खरी नहीं उतरती। इसलिए हो सकता है कि मतदाता का रुझान आपकी तरफ रहे और उसकी सीटें बढ़ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। जल्पा जी जी बिल्कुल। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न वही रहेगा, केजरीवाल की बात करें पंजाब दौरे की, तो उन्होंने काफी बड़े जनता से वादे कर दिए। उन्होंने निःशुल्क और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा की बात की, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि सबको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, उन्होंने मुफ्त जो बिजली है उसकी भी बात वहां पर की। क्या लगता है केजरीवाल के ये जो वादे हैं उस पर पंजाब की जनता भरोसा कर पाएगी? क्योंकि कुछ वादे कांग्रेस ने भी किए थे, लेकिन जो पूरे नहीं हुए उसका ऐलान तो खुद सिद्धू ने ही कर दिया था कांग्रेस में रहकर। जैसे ज्योतिबेन ने कहा कि जो बाकी 3 जो पार्टियां हैं वो तीनों पार्टियों को कहीं ना कहीं लोगों ने आजमाया है, और आजमाने के बाद, हेलो आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी राजेश जी, सुन हाँ जी। हाँ, तो तीनों पार्टियों को आजमाया है। और आम आदमी पार्टी जो है उसका दिल्ली के बाद अगर सबसे मजबूत अगर कहीं पर संगठन है स्टेट वाइज तो वो पंजाब में है। पंजाब से वो सांसद भी चुन के लाई थी, और पहली बार जब चुनाव लड़ी तो उनका वोट प्रतिशत भी खासा रहा था। तो उसको उम्मीद जगी हुआ, और जो नया जो तमाशा हुआ है कांग्रेस में, उसके बाद उनकी जो आशाएं है वो बड़ी हो, और उसके आधार पर वो लोग स्ट्रेटेजिकल मेहनत चालू कर दे पंजाब के अंदर, तो हो सकता है कि चित्र बदल सकता है। क्योंकि पब्लिक कब क्या करेगी, दिल्ली में पहली बार जब आम आदमी पार्टी चुनकर आई तो लोगों को ये पता नहीं था कि जो एक 50 साल से 100 साल से जो लोग अपनी राजकीय बपोती समझते थे राजनीति को, उसमें कोई नए लोग आएंगे जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं होगा, और वो दोनों को खत्म करके वो लोग सत्ता में आएंगे। और एक बार नहीं, वो 3 बार चुने गए दिल्ली के अंदर, और 2 बार तो ऐसे रिपीट हुए कि जो ऐतिहासिक था उसमें। और उसके बाद उनका जो करंट है वो गुजरात में भी दिखा पिछले चुनाव में।
थोड़े से पैमाने पर दिखा, लेकिन एक ऊर्जा उसमें संगठन में पैदा हुई उससे। तो पंजाब जो स्टेट है वो पंजाब स्टेट संगठन के रूप से आम आदमी पार्टी का दिल्ली के बाद सबसे मजबूत है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के लोग और पंजाब के लोग पारिवारिक रूप से और व्यावसायिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब किसान आंदोलन चला तो उसमें भी जो बिजली काट दी गई या पानी काट दिया गया, तो केजरीवाल जी ने ये ख्याल रखा कि बिजली और पानी वो दोनों उनको मुहैया कराया जाए, यानी जनरेटर भी मुहैया कराए और पानी की भी व्यवस्था की थी। और इस तरह से किसानों की जो अपने पक्ष में लेने की जो बात है उसमें भी केजरीवाल साहब ने काम किया था। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे। हमने पिछले 2 चुनाव में तो ये देखा नहीं। दिल्ली के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल शिक्षा की, आरोग्य की, ये सब बातें कर रहे थे, तब वहां भी तो हिंदू मुसलमान चल रहा था। कोई भी नेता जिस प्रकार के डायलॉग, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जिसको चरम सीमा कह सकते हैं हम, उस तरह वो इलेक्शन को लिया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल का हमने चुनाव दिया तो उसमें भी कहीं काम की बात नहीं दिखी, वहां भी राम की बात दिखी, जय श्री राम का नारा लेके आप चले गए। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है वहां पर वो भावनात्मक मुद्दों को लेकर चली आती है, उसमें वो उनका राष्ट्रवाद की जो भी उनकी डेफिनेशन है उसको आगे कर देती है और इसके बाद में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसके एजेंडे को हाथ में लेती है। जहां पर वो मजबूत होती है वहां डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन डेवलपमेंट की बात में भी कभी कभी इसका मिश्रण किया जाता है, यानी कि कोई निर्णय ऐसा लिया जाता है जिस निर्णय की नागरिकों के लिए लाभकर्ता भी हो और उस निर्णय से सांप्रदायिक माइलेज जो है वो भी उनके पक्ष में हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है, यानी मिक्सोपैथी है उसमें कि डेवलपमेंट की भी बात करो और उसके साथ साथ में अभी जो बात की गई केंद्र सरकार में जो परिवर्तन हुआ मंत्रिपरिषद में, उसमें ओबीसी, अब की बार ओबीसी सरकार, एक ऐसा संदेश दिया गया क्योंकि पंजाब के बाद, पंजाब में दलितों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दोनों की राजनीति हमको पता है कि कितनी उसमें जातिगत पॉलिटिक्स होता है, तो उसका भी आधार लिया गया। यहां पर भी जब मुख्यमंत्री बदला गया तो उसमें भी जो पाटीदार थे उनकी जो भावनाएं थी उसके आधार पर परिवर्तन किया गया। तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात, पूरी बात चलती भी नहीं पॉलिटिक्स में, क्योंकि उसके अंदर समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम भी जब वोट देने जाते हैं तो हम जाति देखते हैं, तो उसमें सिर्फ हमको राजनीतिक लोगों को गाली देना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि लोगों की समझ जो है उसके अंदर से जब तक ये नहीं जाएगा, ये धर्म का जो बातें हैं या ये जातिगत बातें जब हमारे जहन से नहीं जाएगी, तब तक हमारी जो साइकोलॉजी का इसका इस्तेमाल सभी राजनीतिक दल करेंगे। लेकिन पंजाब के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है कि जितना डैमेज कांग्रेस को किया जाए, सीधा उनका जो जहां पर मजबूत हो वहां पर भी, हमने वहां के जिला परिषद के चुनाव देखे, भारतीय जनता पार्टी के 70% लोगों ने उसमें उसकी डिपॉजिट चली गई। तो ऐसा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, तो वो ये देखेगा कि जो सीट पर वो लोग मजबूत है वहां पर मेहनत करेंगे, जहां पर कांग्रेस को हरा सकते हैं, उसमें अमरिंदर सिंह हो या अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो, जो कौन जब त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय जंग होता है तो कहां पर कौन किसके वोट काटेगा वो सेफोलॉजिस्ट को भी पता नहीं चलता है, उसके तो उसमें कौन किसके वोट काटेगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। और अभी जो 100 दिन बाकी है, 100 सवा 100 दिन, इसमें दररोज वो राजनीतिक है वो कौन से करवट पर बैठेगी, उस पर वहां का जो मतदाता है उनका मन बनेगा और मन बनने के बाद हमको पता चलेगा। लेकिन अभी ये लग रहा है कि ये सारे के अंदर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो उनका ग्राफ है उसमें बढ़ाने में सफल होगी। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी सावंत जी। जब यहाँ पर चर्चा चल रही है पंजाब की बात करें तो केजरीवाल ने तो कहीं ना कहीं अपने जो मुद्दे हैं वो स्पष्ट तौर पर जनता को भी महसूस करवा दिया है, वहां वादे भी किए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो पंजाब में बीजेपी का चेहरा कौन?
आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, पता नहीं चल रहा है। सावंत जी, मित्र जब भी बोल रहे थे वो भी बीजेपी की बात करें पंजाब में, तो पंजाब में बीजेपी का चेहरा कौन? जी सावंत जी, आवाज ही नहीं आ रही है मेरे तक। मेरा हेडफोन भी मैंने निकाल दिया, फिर भी आवाज नहीं आ रही। मेरे मित्र जो बोल रहे थे वो भी कोई मैं सुन बात नहीं नहीं, पाया। आप फिर से एक बार लॉग इन कर लीजिए, फिर आपको शायद आवाज आ जाएगी। ज्योति जी, मैं आपकी ओर लौटना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, विषय एक ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरा ये भी है आने वाले चुनाव में कि सिद्धू, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर को निकालने के लिए ये नहीं देखा कि वो कांग्रेस की ही जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खड्डा खोद रहे हैं, क्योंकि सिद्धू ने जो उकसावे में है कैप्टन अमरिंदर पर यह भी आरोप लगाया था कि ये फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि इनको किसी भी अगर विधायक है उसको मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कोई रस नहीं है उनको जनता के किसी मुद्दे में। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो ज्यादातर वादे किए थे कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर जो है वो उसे पूरा ही नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं एक खतरा है। यानी सिद्धू ने जो है वो पता ही नहीं चला कि ये कांग्रेस की ओर से बोल रहे हैं या किस मुद्दे पर बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस के लिए खड्डा सिद्धू ने जो खोद के रखा है, क्या लगता है कांग्रेस को कितना भारी लगेगा? जलपा, घर का भेदी लंका ढाए, पूरा इतनी बढ़िया मेजोरिटी के साथ वहां का जनादेश मिला था पंजाब का। अब जब से ये सिद्धू जी की एंट्री हुई है और दोनों का टकराव शुरू हुआ है, अब वो उनको ज़रूरत तो नहीं थी कि ये सब पब्लिक में स्टेटमेंट देते हैं। पहली मैच्योरिटी वहीं दिखती है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हाई कमांड से फ़ोन पर बात करो, पत्राचार करो और बैठ के अंदर अंदर मसला सुलझाओ। उसको बीच पब्लिक में ले जाके आखिर साबित क्या करना था। वैसे भी कैप्टन, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उनका तो ये आखिरी टर्म था, तो उनसे ऐसी क्या दुश्मनी थी कि आपको उन्हें बस बदनाम करना था या निकालना था। दूसरी बात यह कि चलिए उनका विवादास्पद रहा है बर्ताव, इस मामले ये उस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि काफ़ी विधायकों की भी नाराजगी थी उनकी कार्यशैली को लेके, उनके बर्ताव को लेके। लेकिन जो तरीका अपनाया गया ना, वो तरीका ठीक नहीं है। इसकी वजह से आज कांग्रेस तमाशा बन गई। अब देखिए, चुनावी वायदों की बात करती हूँ मैं, तो जब भी चुनाव आते हैं इस देश की कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो या अकाली दल, चलिए ना किसी भी पार्टी, कौन वचन देने में पीछे रहता है। एक्चुअली जिस दिन अगर ऐसा कानून बन गया कि जो वचन दिए हैं वो आपने अगर पूरे नहीं किए तो आपको कानूनी कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। फिर देखिए इनमें से कितने वचन फिर देते हैं। तो ये कहीं मेरी तो मांग ये भी है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि ऐसा कुछ संशोधन लाया जाए कि ये झूठे चुनावी वायदे ना हो के हर एक साल पहले जनरली योजनाओं का जायरात शुरू हो जाती है और उसके जब इलेक्शन खत्म होने के बाद 6 महीने तक काम चलता है, मतलब इलेक्शन के आगे पीछे का गिन के 1.5 साल, उसके बाद सारे काम ठप हो जाते हैं। जैसे अपने अहमदाबाद में मेट्रो का देख लो आप, 10 साल से मेट्रो के पिलर्स खड़े हैं, कहाँ हो रहा है। और जब ये विस्टा का भूमि पूजन पिछले साल हुआ, अगले साल तक हो जाएगा। मतलब अगर पॉलिटिकल विल पावर होती है तो वो सारी चीज, अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले लो जहां पे, या रिवर फ्रंट ले लो आप, मतलब जहां पे भी पॉलिटिकल विल पावर थी तो वो चीजें फटाफट बन के कंप्लीट हो गई। तब ना मतलब बजट का प्रश्न होता है, ना आदमी कम है या लेबर कम है उसका कोई प्रॉब्लम होता है, बस वो चीजें हो जाती है। तो ये हर चीज में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और कम से कम ये झूठे वायदों से तो अब जनता भी समझ गई है, तो वो वायदों को तो पढ़ती सुनती ही नहीं है। जहां तक मेरा कन्वर्सेशन होता है आम आदमियों के साथ, तो सब जानते हैं कि ये ढिढोरे तो खाली सिर्फ बोलने की चीजें हैं, उन पे कोई यकीन करके वोट नहीं देता है। और जैसे राजेश भाई ने कहा कि वोट देने के जो क्राइटेरिया हैं, वो जिस दिन ये ज्ञाति से निकल जाएंगे ना, मतदार इस चक्रव्यूह से बाहर निकले, तब सही विकास के मामले में मत गणना होगी, वोटिंग होगी और तब आएगा सही विकास। क्योंकि तब तक ये ज्ञातिवाद तो नेता लोग ही नहीं निकलने देंगे।
अपने यहाँ भारत के राजनीति में से, क्योंकि उनके आप ये देखो कि आम्बेडकर ने 70 साल पहले रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई थी। पीछे मकसद तो यही था कि ज्ञाति का जो ध्रुवीकरण था वो खत्म हो, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल बाद जो चली जानी थी उसका वोट कार्ड की तरह से उसने इस्तेमाल किया, इलेक्शन कार्ड। और तब है, अब 70 साल के रिजर्वेशन के बाद भी कहाँ ज्ञातिवाद खत्म हुआ। आज जो रणनीतियां बनती हैं चुनावों की वो भी ज्ञाति के बेस पर बनती है। आज सीएम बनाए जाते हैं वो भी ज्ञाति के मतलब उनकी एकमात्र लायकात होती है कि वो एक स्पेसिफिक ज्ञाति के होते हैं, उसके अलावा कोई और उनमें खासियत नहीं होती। अभी जो आप अपन पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब के अभी जो सीएम है वो भी काफी चर्चास्पद व्यक्तित्व रहा है, उन पे भी काफी सारे आरोप लग चुके हैं। तो कांग्रेस को पूरी कैबिनेट में कहीं एक क्लीन इंसान नहीं मिला जिसे वो सीएम बना सकते। तो बस यही बात है कि अभी वो अपना खड्डा खुदा है। जी राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी है, अगर चरणजीत चन्नी की भी बात करें, उन्होंने सीएम बनने के बाद तुरंत ही कहीं ना कहीं वो सिद्धू ने जितनी खाई खोदी थी उसका डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। उन्होंने सबसे पहले तो ये बयान दे दिया कि रेत का बिजनेस करने वाले और माफिया मुझसे न मिले, मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूं। यानी इसका इनडायरेक्टली मतलब ये निकलता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर जो है वो माफियाओं के साथ बैठते थे, रेत का बिजनेस करते थे। दूसरा, उन्होंने कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की यानी पंजाब की बात करें, पंजाब की जो कांग्रेस सरकार से किसान नाराज थे बिजली के चक्कर में, यानी उन्होंने यहाँ पर यह भी घोषणा करी सीएम बनने के साथ कि किसानों को बिजली जो है वो माफ रहेगी, पानी सप्लाई वाली मोटरों का हम बिल नहीं लेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि जिनका बिल जो बकाया है वो भी माफ कर देंगे, काटे कनेक्शन जोड़ेंगे, तहसीलों में भ्रष्टाचारी रहेंगे या फिर मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। यानी कहीं ना कहीं वो भी एक डैमेज कंट्रोल की भूमिका में नजर आए और फिर से उन्होंने एक नए वादे दे दिए। चन्नी साहब को हम नया मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई नया था, क्योंकि जो नाम चल रहे थे उनमें उसका नाम नहीं था। लेकिन वो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है पंजाब के, और उनकी जो काम करने की स्टाइल है, वो जो भी विभाग उन्होंने लिए अभी तक, वो बोलते कम है लेकिन उनका विभाग का जो काम है वो बोलता है। ये पंजाब के जो आप आर्टिकल अगर पढ़ेंगे या पंजाब के जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो उनका जो कार्यशैली है, नवजोत सिंह सिद्धू को जो तकलीफ हुई वो तकलीफ थी कि उनको लगा कि ये मुख्यमंत्री बना, उसके बाद में वो बोलेंगे ऐसे कैबिनेट बनेगा, वो बोलेंगे ऐसे सरकार। उनकी कार्यशैली आज भी केंद्रीय जो ने सिद्धू के साथ समाधान करने का जो अधिकार दिया वो भी उन्हीं को दिया। यानी कि हाईकमांड को भी ये भरोसा था कि यही एक आदमी है जो ये डैमेज है उसको कंट्रोल कर सकता है। कि 32% दलित वर्ग है वहां पर, और वो जैसे बैठे उनको पता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और कम वक्त के अंदर मुझे मेरी इमेज बनानी है और मेरे चेहरे के साथ इलेक्शन में जाना है। तो जो दिक्कतें थी, जो समस्याएं थी, जिसके लिए अमरिंदर सिंह को निकाला गया, वो सारी पूर्तता करनी, यानी कि जो ड्रग्स रैकेट है, वहां जो ट्रांसपोर्ट माफिया चल रहा है, ये सारी जो चीजें थी, जो किसानों की दिक्कत है आपने बताई, डील करना, उसके पास बहुत वक्त नहीं था। तो वो मुख्यमंत्री के बनने के बाद आज चंद दिनों में 5 बार उनकी कैबिनेट के साथ मीटिंग की है उसने, और सारे विभागों को काम करने के लिए उन्होंने राजी कर लिया है। यानी कि जैसे भाई बैठे हैं कि गियर सीआर पाटिल के पास है, एक्सीलेटर अमित शाह के पास है, ब्रेक जो है नरेंद्र मोदी के साथ है, स्टीयरिंग है जो भूपेंद्र भाई के पास है। ऐसी स्थिति पंजाब में नहीं है। जैसे विजय भी रूपाणी, तो जो पंजाब के अंदर वो जो नाम दिया गया मुख्यमंत्री के रूप में, जो उन्होंने बताया कि वो क्लीन नहीं है, वो परसेप्शन का खेल तो सभी राजनीतिक लोगों के साथ चलता है। वो अमित शाह के साथ भी चला, नेशनल हेराल्ड के नाम पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी चला, बॉफोर्स के नाम पर राजीव गांधी के साथ भी चला, शीला दीक्षित के नाम पर भी चला, चिदम्बरम साहब के नाम पर भी चला। लेकिन आज तक जितने भी ये आरोप मैं गिना रहा हूं, ये आरोप में दोषी कौन साबित हुआ?
किसी भी पार्टी का हो। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता हासिल की। शीला दीक्षित जी के खिलाफ उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। 5 साल में जब ईडी बुला देती है, फिर 5 साल के लिए घर भेज देती है। उसके बाद में 5 साल कहां होता है? 7 साल हुआ। क्या हुआ उसका? नेशनल हेराल्ड के लिए उनको अदालत तक ले गए थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। उसके बाद में उसका क्या हुआ? बॉफर्स का कितना मुद्दा इस देश के अंदर उछाला गया, 2G, 3G, 4G, कितना बड़ा मुद्दा उछाला गया। कौन दोषी साबित हुआ? ये सारे कौभांडों को। तो एक परसेप्शन का भी खेल होता है। यहां भी सुजलाम और सुफलाम के नाम पर आरोप गढ़े गए हैं। तो जो ये राजनीति है उसमें अभी क्या है कि किसी का कद बढ़ाने के बदल सबसे पहले उसका कद को काटो, उसकी इमेज को खराब करो, उनका जो कैरेक्टर है उसका एसेसिनेशन करो। ये सारी चीज राजनीति के अंदर होने लगी है और इसके लिए ये जो गंदगी के चलते सारे लोग ये कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है? जो हेल्थी लोकतंत्र था कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही आलोचना करते थे इंदिरा गांधी की, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो संबंध था वो बहुत अच्छा रहा। सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी जो प्रधानमंत्री नहीं बनी उसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो सुषमा स्वराज थी। उसके बावजूद भी सुषमा स्वराज की हर करवा चौथ पर सोनिया गांधी उनकी गेस्ट रही। प्रमोद महाजन का उसी तरह से जो रिश्ता था वो माधवराव सिंधिया के साथ रहा। तो राजनीति आज भी शंकर सिंह वाघेला है, वो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो संबंध है जो पुराने नेताओं के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो रहा है। और एक दूसरे की सलाह भी लेते थे। जब दिक्कतें आती थी तो साथ मिलकर उसका हल भी निकालते थे। तो ये राजनीति थी। अब जो है ये राजनीति नहीं रही। अब राजनीति के अंदर क्या हुआ कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में हूं और सामने वाला जो आदमी है कांग्रेस में, तो हम दुश्मन की नजर से देखते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि ये हमारा प्रति मतभेद नहीं, ये मनभेद हो गया। और उसके चलते जो बात होती है वो जो गंदगी है, मूल कारण ये है कि अगर आपने भ्रष्टाचार का किसी पर आरोप किया है तो हमारे पास कानून है। जैसे उन्होंने कहा कि जो वायदे करते हैं अगर 5 साल में पूरे नहीं हो तो कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ये प्रावधान है कि ये प्रावधान है और ये अधिकार किसके पास है? कटघरा सबसे बड़ा क्या है? तो जनता की अदालत में है। जनता की अदालत में आना ही पड़ता है। लेकिन जनता क्या करती है? जनता कभी राम के नाम पर वोट देती है, कभी लव जिहाद के नाम पर वोट देती है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट देती है, कभी अफगानिस्तान के नाम पर वोट देती है, कभी पाकिस्तान के नाम पर वोट देती है। और फिर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलती तब रोती है, जब इंजेक्शन नहीं मिलते तो रोना आता है, जब रास्ते में गड्ढे देखते हो तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं दिखती। तो कटघरा तो जनता के पास है और जनता की अदालत में ये नेताओं को हर 5 साल के बाद जवाब देने के लिए आना पड़ता है। लेकिन सजा देने का अधिकार जिसके पास है वो कामगिरी का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं? 5 साल में उनको मिली हुई दिक्कत को वो नहीं देखते। पिछले 1 महीने में कोई भी एक भावनात्मक बात आ जाती है उसमें बहकर, यानी कि नल का जो पानी है वो आंख के पानी का पर्याय नहीं हो सकता। दिल से लिया गया जो निर्णय है वो कभी भी दिमाग की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। लेकिन लोग दिल से बहकाव में आ जाते हैं और बहकाव में आकर पॉलिटिकल हिप्नोटिज्म का एक बहुत बड़ा खेल होता है और खेल में फंस जाते हैं। तो कटघरा तो है ही 5 साल के बाद। कोई यावत चंद्र दिवाकर नहीं है। इंदिरा गांधी 70 साल तक इस देश के अंदर राज किया, उसके बाद भी वो हारी थी। नरेंद्र मोदी साहब आज है कल नहीं होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी थे आज नहीं है। तो ये यावत चंद्र दिवाकर नहीं है, ये लोकतंत्र है। किसी भी पार्टी या किसी भी नेता या किसी व्यक्ति की बपोती नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। वो इसको लिखवा के नहीं लाया। उसमें सबसे बड़ा जो मालिक है वो 130 करोड़ लोग हैं। लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि हम मालिक हैं और जिसको बिठाते हैं वो 5 साल के लिए हम उनको सेवा करने के लिए हमारा सेवादार रखा गया है। हम जैसे कहें, हमको जैसा बताया गया है वैसा करने के लिए उनको हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। अगर उस पर वो खरा नहीं उतर, हमारे घर में काम करने वाला आदमी भी ठीक काम नहीं करे तो हम नौकरी से निकाल देते हैं। तो इनको तो हमने हमारा पूरा भविष्य दिया हुआ है। हमारा कल कैसा होगा, हमारा देश का कल कैसा होगा, उसका पूरा अधिकार है, वो इन लोगों को दिया है। और उसमें वो खरे नहीं उतरते तो हमारी फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि हम कुछ भी नहीं देखे,
कोई रंग नहीं देखे, कोई जात नहीं देखे, कोई धर्म नहीं देखे, कोई पक्ष नहीं देखे, कोई चेहरा नहीं देखे, सिर्फ ये देखे कि मेरिट पे ये आदमी खरा उतरा है कि नहीं उतरा और हम वोट दे। जब ये देश के 130 करोड़ लोग ये बात समझ जाएंगे, तब ये जो खेल है, जो राजनीति का खेल हो रहा है, जो कुर्सी का खेल हो रहा है, आयाराम गयाराम की जो राजनीति हो रही है, जो नौटंकियां होती है, वो सारी खत्म हो जाएगी। जी सावंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न मेरा फिर से दोहराती हूँ, पंजाब में बीजेपी का चेहरा कौन रहेगा? देखिए, बीजेपी का पंजाब में चेहरा लोकल ही रहेगा और बीजेपी की हाईकमांड जो है वो पंजाब में बीजेपी का चेहरा तय करेगी। जी ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अंतिम सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। हमने ये भी देखा था पहले कि जब पंजाब का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा था, पहले अकाली दल हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, कहीं ना कहीं उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अगला जो चुनाव होगा उसमें अगर हमें जीत हासिल होती है तो हम जो दलित चेहरा है उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। और कांग्रेस ने शायद यही उसके दिमाग में भी चल रहा था। वोटिंग हुई थी, लेकिन वोटिंग के पैटर्न से अगर गए होते तो जाखड़ को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी सिद्धू ने टांग अड़ाई थी। उसके बाद रंधावा का नाम सामने आया था। फिर जब सिद्धू ने कहा कि नहीं, अगर कोई जाट जो है वो सीएम बनेगा तो वो मैं हूंगा, आप रंधावा को नहीं बना सकते। यानी आखिर में फैसला लिया गया कि क्यों नहीं ये जो चारों पार्टी हैं उनको सह और मात दी जाए, दलित नेता को हम मुख्यमंत्री बना दे पहले ही, और 32% जो वोट बैंक है उस पे भी हम कब्जा कर दे। क्या लगता है अब क्या होगा पंजाब में? पंजाब में जैसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि इस इलेक्शन में बहुत देखने में इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत रसाकसी वाली ये रहेगी। क्योंकि इस वक्त वो किस करवट बैठेगा, प्रजा के पेट में अब क्या पनप रहा है, और वो भी आने वाली 3 महीने की परिस्थितियां भी तय करेंगी। लेकिन ये है कि जाखड़ को बनाने का इसलिए सिद्धू ने विरोध किया क्योंकि वो अमरीक सिंह के खास नज़दीकी माने जाते हैं। और रंधावा, जैसे आपने खुद नहीं कहा कि जाट होने की वजह से उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट किया, और उनकी महत्वाकांक्षा से तो हर कोई वाकिफ है। तो सबको पता है कि उन्हें किसी भी तरह से सीएम बनना है। लेकिन जैसे दूसरी पार्टियां भाजपा में थे, तो भाजपा के भी नेता कहते ही हैं कि वो जिस भी पक्ष में जाएंगे उसके लिए वो लायबिलिटी बन जाएंगे, और वो अभी कांग्रेस सफर कर रही है। अब जो ये दलित कार्ड खेला है, तो मैं निजी तरीके से तो इस तरह के ज्ञाति के कार्डों के विरोध में ही हूँ। और मेरी चले तो मैं तो यही जागरूकता लाने की कोशिश करूंगी कि मतदार भी इन सब चीज़ों से परे उठकर विकास और चुनाव के जो खड़े हैं उम्मीदवार, उनके चरित्र को देखने के बाद ही उन्हें वोट दे। और इसीलिए जैसे राजेश भाई ने कहा कि जनता जन जागृति बहुत जरूरी है, वरना ये सब चलता ही रहेगा। इसमें अच्छे सुशासन की आशा करना व्यर्थ हो जाता है जब तक मतदार खुद जागरूक नहीं हो। बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि पंजाब में तो चुनावी रंग देखने को मिला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की अनबन सभी वाकिफ थे, लेकिन अचानक से ही एक बड़ा भूचाल आ गया पंजाब में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनका इस्तीफा ले लिया गया, उसके बाद सिद्धू कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि मैं सीएम बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी वहां पर जाखड़ का नाम सामने आया, रंधावा का नाम सामने आया, और आखिर में अचानक से कांग्रेस को यह विचार आया कि अगर अब बनाना है तो क्यों ना सभी पार्टी चुनाव के बाद की बात कर रही है, क्यों ना हम चुनाव से पहले ही दलित चेहरा को जो है उसे मुख्यमंत्री के तौर पे हम प्रस्तुत कर दें। क्यों ना हम श्रेय ले जाए कि पंजाब में सबसे पहले दलित नेता को अगर मुख्यमंत्री बनाया हो तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस ने अपनी चाल तो चल दी, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धू ही उन पर भारी पड़ गए। सिद्धू अचानक से अपने जो अध्यक्ष स्थान है उससे इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद कलह मच जाती है। G23 जो कांग्रेस के बड़े सीनियर नेताओं का ग्रुप माना जाता है, वो कहीं ना कहीं नेतृत्व के सामने सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये खड़ा करते हैं कि अगर ऐसा कोई पार्टी छोड़ के भी जा रहा है तो क्यों उससे बातचीत नहीं होती है, और अभी अगर कोई तय नहीं है कि कौन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो फैसले भी कौन लेता है।
कई मुद्दे पर चर्चा होती है। देखा भी जाता है कि कपिल सिब्बल के घर के बाहर किस तरीके से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हंगामा बोल देते हैं, जिसके बाद काफी लोगों की नाराजगी भी सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो कलह मची है उसका भाजपा क्या फायदा उठा पाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, जो भी पंजाब में केजरीवाल जो खुद पहुंचे थे वहां पर उन्होंने कई सारे वादे भी कर दिए, क्या वो सही में दिल्ली जो मॉडल है उसे पंजाब के लोगों के दिल में बसा पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। पंजाब का इलेक्शन की बात करें तो काफी कम समय बच चुका है। अब देखना यही होगा कि आगे भाजपा की स्ट्रेटेजी क्या रखती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो चन्नी सरकार है उन्होंने भी काफी उमंग में आकर, उत्साह में आकर वादे तो कर दिए, लेकिन सही में क्या वो अपने इस वादों को इतने कम समय में पूरा कर पाएंगे? और बात रही आम आदमी पार्टी की, तो क्या पंजाब की जनता उन्हें अपना पाएगी? क्योंकि अगर अकाली दल और बसपा की बात करें तो बसपा की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं दलित के जो वोट है वो कहीं ना कहीं बसपा की फेवर में पहले हमें नजर आने लगते हैं। यानी देखना यही होगा कि कौन सी जो पार्टी है जो पंजाब में कहीं ना कहीं राज करने के लिए सक्षम बनती दिखेगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर